Good morning friend, welcome to my YouTube channel Forensic Science Study Point. Today I am going to teach you topic PCR, Polymerase Chain Reaction. Polymerase Chain Reaction करता क्या है? Polymerase Chain Reaction DNA का एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। DNA का एम्प्लीफिकेशन, DNA का एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। PCR क्या कर रहा है? PCR DNA का एम्प्लीफिकेशन के लिए हमारा यूज होता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ मल्टीपल कॉपी ऑफ DNA। इसका सिर्फ यही मतलब होता है क्या? मल्टीपल कॉपी ऑफ DNA को क्या करते हैं? मल्टीपल कॉपी ऑफ DNA का हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR। पीसीआर का इन्वेंशन किसने किया था? ठीक है, ये भी जान लेते हैं। पीसीआर का इन्वेंशन हमारा साइंटिस्ट किए थे, उनका नाम था कैरी बैंक्स मुलिस। 1985 में इसका डिस्कवरी किया था, मतलब पीसीआर का इन्वेंशन किया था। जिनके लिए क्या हुआ था? जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए थे 1993 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद पीसीआर में हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए, ये देखते हैं। तो मतलब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हमारी मतलब मेरा रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट किस किस चीज का होता है? सबसे पहले मेरा जरूरत है डीएनए टेम्पलेट का। क्या? डीएनए टेम्पलेट का पड़ता है, प्राइमर का, टैग पॉलीमरेज, उसके बाद पड़ता है न्यूक्लियोटाइड का, उसके बाद बफर, मैग्नीशियम क्लोराइड का, और मेन होता है पीसीआर ट्यूब, जिसमें हम सैंपल को लोड करेंगे। अब ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा फॉर पीसीआर करने के लिए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? ये पीसीआर ट्यूब, जो हम पीसीआर में मशीन में रखकर हम इसको रन करेंगे। तो पीसीआर ट्यूब कुछ इस तरीके का आता है, जो हम पीसीआर मशीन में फिट हो जाएंगे, और जब हम इसको रन करेंगे तो इसके अंदर सारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का ट्यूब रहता है, ये ऊपर से इसका कैप है, ठीक है, जिसको लॉक करने के बाद इसमें ये फिट बैठ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अब इसमें मेरा ये पूरा सैंपल हम ये ट्यूब में सब सैंपल को एक ही साथ क्या करते हैं, ट्यूब में डाल देते हैं। हमारा ये ट्यूब में क्या क्या रहेगा? ये पूरा डीएनए टेम्पलेट रहेगा, प्राइमर रहेगा, टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड, बफर, MgCl, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या करेंगे, पूरा सैंपल को हम ट्यूब में एक ही साथ लोड कर देते हैं, और सब बारी बारी से अपना फंक्शन एक ही साथ होता है, क्योंकि हम मैनुअली करते नहीं हैं। पूरा ये सिस्टम मशीन के अंदर हो रहा है, पीसीआर चेंबर के अंदर हो रहा है, और इसको करने में ये इसलिए आसानी है क्योंकि हम पूरा सैंपल को क्या करते हैं, एक ही साथ लोड कर देते हैं
और अपने पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करते हैं जब तक वो क्या होता है पूरे तरीके से एम्पलीफाई नहीं हो जाता है। और वो पर्टिकुलर टाइम के बाद हम देखते हैं कि मेरा एम्पलीफिकेशन हुआ, उसके बाद हम उसका फर्दर एनालिसिस पर्पस के यूज़ करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बाद ये सब हमने सैंपल ट्यूब में लोड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं डीएनए टेम्पलेट क्या है। डीएनए टेम्पलेट हमारा ये जो डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट का मतलब हो गया डीएनए का स्टैंड। ठीक है, डीएनए का स्टैंड मतलब डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसी को हम डीएनए टेम्पलेट बोल देते हैं। वो हम इसमें डालें प्राइमर। प्राइमर हमारा ज़रूरत पड़ता है, ये जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर चेन को फॉर्मेशन स्टार्टिंग पोजीशन देने के लिए कि जहाँ से चेन का फॉर्मेशन मतलब बनना शुरू होगा वो पोजीशन। क्योंकि प्राइमर में भी एक मतलब हम इसमें पहले ये जानते हैं कि डीएनए का टेम्पलेट जो भी लेंगे वो हमारा नोन रहेगा, जिसके सीक्वेंस के बारे में हम पहले से हमको नॉलेज रहेगा। और ये प्राइमर हम उसी बेसिस पर डिजाइन करते हैं, मैनुअली साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं प्राइमर को, ताकि वो 3 डैश के सामने आके ये बाइंड हो जाए और ये स्टार्टिंग पोजीशन दे चेन को इलोंगेशन के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पर मान लिया जाए कि ATG है तो हमारा जो प्राइमर रहेगा, जैसे ये प्राइमर हम ले लिए हैं, प्राइमर है तो यहाँ पर जान रहे हैं कि ये साइंटिस्ट सब पहले ही डिजाइन करते हैं क्योंकि डीएनए के बारे में वो पहले से ही जानकारी है, इसीलिए वो क्या करेंगे प्राइमर को डिजाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो 3 डैश के सामने कॉम्प्लीमेंट्री में जाके बैंड हो जाए। तो यहाँ पर मान लिया जाए सीक्वेंस है GTAC या CATG, तो ये प्राइमर उसका कॉम्प्लीमेंट्री में स्टैंड में ये डिजाइन किया रहेगा। मतलब यहाँ पर G, यहाँ पर T, यहाँ पर A, यहाँ पर C, ये ऐसा सीक्वेंस ही रहेगा बनाया हुआ कि ताकि ये 3 स्टैंड पर जाके बाइंड हो जाए। जब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड देखेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर जाके बाइंड हो जाएगा और इलोंगेशन एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, ताकि यहाँ पर चेन का जब फॉर्मेशन शुरू हो तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन देने का काम करता है। टैग पॉलीमरेज क्या है, टैग पॉलीमरेज इसी के साथ जब ये प्राइमर होता है यहीं पर आके टैग पॉलीमरेज को क्या था टैग किया जाता है, मतलब इसके साथ जुड़ा रहता है और ये चेन फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में मदद विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज ही करेगा। क्यों, क्योंकि ये प्राइमर क्या एक स्टार्टिंग पोजीशन देता है, स्टार्टिंग पोजीशन देने के बाद ये टैग पॉलीमरेज आके इससे अटैच होगा और वो इलोंगेशन करना शुरू होगा। कैसे करेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड ये ATGC हमने पढ़ा था पिछले भी टॉपिक में जब हम डीएनए का पढ़ाए थे, स्ट्रक्चर और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दोनों में हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताए थे। और बफर का काम क्या है, बफर यहाँ पर जितना भी सैंपल लोड है उसका pH को मेंटेन करता है। और MgCl क्या करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड कोफैक्टर है किसका, टैग पॉलीमरेज का। टैग पॉलीमरेज का कोफैक्टर है, ये क्या करेगा पॉलीमरेज का फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन को इनहैंस करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इसका फंक्शन जो रहेगा टैग पॉलीमरेज का, ठीक है, उस फंक्शन को क्या करेगा बढ़ा देगा, काम करने की क्षमता को बढ़ा देगा और रिएक्शन जल्दी होगा, मतलब चेन उसका फास्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, हमारा 3 स्टेप इसको करने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। जो भी हमारा फंक्शन हो रहा है वो 3 स्टेप के अंदर हो रहा है। तो 3 स्टेप क्या है, वो सब कौन से स्टेप में ये फंक्शन पूरा हो रहा है। पहले हो रहा है पहला स्टेप डिनेचुरेशन,
डीनेचुरेशन, दूसरा है अनीलिंग, तीसरा है इलोंगेशन। ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों स्टेप के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी में बन रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है क्या, डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, ये हमारा डीएनए का जो टेम्पलेट है जो हम डाले थे, क्या डीएनए का टेम्पलेट, डीएनए का टेम्पलेट किस में डाले थे, ये ट्यूब में डाले थे, पीसीआर में रन कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये डीएनए टेम्पलेट और ये डीएनए टेम्पलेट हम जानते हैं क्या कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड रहता है। दोनों स्टैंड मतलब डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है, वो दोनों किससे बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बाइंड रहता है। ठीक है, और डीनेचुरेशन करने के लिए हम उसको एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस। 95 डिग्री सेल्सियस जब हम देते हैं पीसीआर में तो क्या होता है, ये डीएनए टेम्पलेट हमारा जो भी है 5' से 3' 3' से 5', ये जब टेम्परेचर हाई जाता है तो ये इसमें क्या होता है, जब 95 डिग्री तक जाते हैं तो इसमें डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए टूटने के बाद वो सिंगल सिंगल स्टैंड में बढ़ जाते हैं। वही हो गया डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए था वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड था, और जब उसको टेम्परेचर हाई देते हैं, क्योंकि डीनेचुरेशन का मतलब ही है कि हम डीनेचर कर रहे हैं डीएनए स्टैंड को, तो मतलब डीएनए स्टैंड को तोड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हाई टेम्परेचर पर जिस तरह ही जाएगा वो डीएनए स्टैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये डीएनए स्टैंड सिंगल सिंगल स्टैंड में टूट जाएगा। उसके बाद देखते हैं अनीलिंग। ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं अनीलिंग। दूसरा स्टेप अनीलिंग है। यही स्टैंड क्या होगा फर्दर प्रोसेस, यही स्टैंड को अनीलिंग में काम आता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया था इसका, ठीक है। अब ये जब टूट गया तो इसके बाद डबल स्टैंड सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड में के इसके साथ अटैच हो रहा है। आगे ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। जब ये अनीलिंग फेज में आता है तो जब हमारा डीएनए स्टैंड अनीलिंग में क्या हो गया, अलग अलग है दिख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड, तब हम इसका जो डीनेचुरेशन करने के लिए हम टेम्परेचर कितना रखे थे 95, लेकिन अनीलिंग करते समय हम क्या करेंगे टेम्परेचर को डाउन कर देंगे और लेकर कहाँ पर आ जाएंगे 58 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 58 डिग्री सेल्सियस में आएगा तब ये क्या होगा, ठीक है 58 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर अटैच होगा, ठीक है। प्राइमर आके यहाँ पर अटैच होगा और प्राइमर यहाँ पर भी आकर अटैच
अटैच होगा। मतलब दूसरा जो हम प्राइमर डाले थे डीएनए टेम्पलेट के बाद, जब डीएनए का स्टैंड मेरा टूट गया, उसके बाद क्या करा है, प्राइमर का फंक्शन शुरू हो जाता है। प्राइमर क्या करेगा, अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ढूंढेगा और उसके साथ बाउंड हो जाएगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि ए और टी है, यहाँ जी है और सी है, तो हमारा प्राइमर तो हम बताएं पहले कि ऑलरेडी डिजाइन प्राइमर रहता है, मतलब पहले ही से बना हुआ रहता है। क्योंकि हम डीएनए का स्टैंड के बारे में, सीक्वेंस के बारे में हम जाने हुए पहले से रहते हैं, उसी तरह हम अपना प्राइमर को डिजाइन करते हैं। और प्राइमर हमारा कहाँ, 3' जो स्टैंड है उसके एंड के पास जो सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है और वो वहीं पर आकर बाइंड होता है। क्यों होता है ये यहीं पर, प्राइमर 3' के सामने ही क्यों बाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड प्राइमर के साथ जो बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर ये सेकंड स्टैंड क्या 5' से 3' के तरफ ही ये क्या बोलेगा, डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, ये पीसीआर में ऐसा मैकेनिज्म है किया हुआ है जिससे क्या होगा, वो स्टैंड जो बनाना शुरू होगा 5' से 3' के तरफ ही जाएगा, इसीलिए वो 3' के कॉम्प्लीमेंट्री अपना स्टैंड बनाता है। इसका स्टैंड बना 3' से, तो ये क्या हो जाएगा 5' हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये इधर से 5' से 3' की तरफ इलोंगेशन शो करेगा। इसीलिए यहाँ जो सेकंड स्टैंड पर भी था, क्या हो गया, प्राइमर हमारा 3' के पास ही आकर बाइंड हुआ था, और ये जब 3' है तो यहाँ पर क्या होगा 5'। इसीलिए क्या हमने यहाँ बताया कि चेन का जो भी डीएनए का जो इलोंगेशन होगा 5' से 3' के तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद ये जब प्राइमर अटैच हो जाता है, मतलब अपने एक प्राइमर क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से क्या होगा इलोंगेशन को स्टार्ट करना, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। ठीक है, और इसके साथ बाइंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक आता है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज ये आइसोलेटेड रहता है कि एंजाइम से, आइसोलेटेड रहता है एंजाइम से, जिसका नाम क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। ये एंजाइम क्या है, थर्मस एक्वाटिकस। ये एंजाइम से टैग पॉलीमरेज को आइसोलेट किया गया है। तो ये हो गया हमारा टी, ये और एक्वा का AQ, ये दोनों तीनों मिलकर क्या हो गया, एक्वा बना दिया। वही टोटल नाम इसका पड़ गया टैग पॉलीमरेज। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्राइमर के साथ आके अटैच हो जाता है। ठीक है, प्राइमर के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इलोंगेशन में हेल्प करेगा। मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये टैग पॉलीमरेज आके प्राइमर के इस साइड में बाइंड हो गया, और ये क्या करेगा, यदि यहाँ पर है, अब ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, टैग पॉलीमरेज का फंक्शन है कि ये पहले देखेगा कि ये इसके जो सामने वाले स्टैंड में कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ये बनाएगा और ये आगे मुड़ जाएगा। मतलब क्या करेगा, ये क्या टैग पॉलीमरेज देख रहा है कि हमारे सामने वाले जो स्टैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड जी है, तो जी के ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जोड़ देगा, डी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा सी। तो क्या करेगा, ये सी को यहाँ पर जोड़ देगा। ठीक है, और ये फिर ये टैग पॉलीमरेज आगे आके आगे आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा,
यहाँ पर फिर एक जोड़ेगा, ठीक है, जी को जोड़ेगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी को जोड़ेगा, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी को जोड़ दिया टैग पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ भी जी था तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में सी जोड़ दिया। अब यहाँ पर भी जो टैग पॉलीमरेज सेम वही काम करेगा। टैग पॉलीमरेज जो जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, वो अपने सामने वाला क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को पहचानेगा कि यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, और वो न्यूक्लियोटाइड को जब पहचानेगा उसी को कॉम्प्लीमेंट्री ये अपना न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हम ये चेम्बर में न्यूक्लियोटाइड भी डाले थे, मतलब ट्यूब में न्यूक्लियोटाइड भी बहुत सारा डाले थे, इसलिए वो क्या करेगा, अब टैग पॉलीमरेज वहीं से जिस सॉल्यूशन में हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड है वहाँ से वो क्या करेगा, ये ए है तो उसी कॉम्प्लीमेंट्री में टी का जोड़ेगा, टी को जोड़ेगा और ये आगे बढ़ जाएगा, फिर टैग पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पहचानेगा सामने वाला न्यूक्लियोटाइड टी है तो उसी के कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ए को जोड़ेगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेगा ए है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में टी को लाएगा, ठीक है, और ये डीएनए क्या टैग पॉलीमरेज आगे बढ़ते रहेगा और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है किधर, 5 डैश से 3 डैश की तरफ, ठीक है। ये जोड़ने के बाद एक क्या हो गया, ये जोड़ने के बाद हमारा एक सिंगल क्या दे दिया, ये जोड़ने के बाद ये क्या हो गया, अनीलिंग में क्या कर दिया, ये टैग पॉलीमरेज पहले प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर ऐड क्या हुआ तो वो क्या एक पोजीशन बना दिया कि जहाँ से उसको इलोंगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ये जिसी तरह प्राइमर ऐड हुआ उसी तरह ये टैग पॉलीमरेज भी आके बाइंड किया और टैग पॉलीमरेज अपने से सामने वाले न्यूक्लियोटाइड को पहचानेगा और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा, ठीक है। इसका काम टैग पॉलीमरेज को क्या है कि ये सामने वाला न्यूक्लियोटाइड को देखेगा और उसी को कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पर लगाते हुए जाएगा और चेन का फॉर्मेशन करते जाएगा, और ये चेन क्या होगा, कुछ देर में ये इस तरह प्रोसेस होकर एक फुल्ली चेन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये देख रहे हैं कि फुल्ली एक हमारा चेन बन के तैयार हो गया। अब इलोंगेशन में क्या होगा, अब ये हमारा सेकंड स्टेप था क्या, अनीलिंग। अब हम थर्ड में आते हैं, हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन इसमें इससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं टैग पॉलीमरेज के बारे में। टैग पॉलीमरेज के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या है टैग पॉलीमरेज को, तो हम देख लिए कि क्या ये एक एंजाइम से क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था, जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। और ये थर्मस बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि हाइयर टेम्परेचर पर पाया जाता है, मतलब ये हाई एरिया जैसे हो गया हॉट वाटर एरिया के पास, ये सब मतलब जिसका टेम्परेचर राइज है उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा, वो एरिया मिलेगा और वो कंडीशन में भी ये नॉर्मल तरीके से सरवाइव करता है इस और ये क्या करेगा, ये जब हाई टेम्परेचर पर भी काम नॉर्मल तरीके से करता है, ये 95
5 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या करता है, 40 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। 40 मिनट तक भी सरवाइव कर सकता है, नॉर्मल फंक्शन कर सकता था, नॉर्मल फंक्शन करता है। ये 45 डिग्री इसका ये एक्सट्रीम है कि इसके बाद वो इसका यदि टेम्परेचर 40 मिनट बाद के बाद ये यदि उस कंडीशन में रहता है तो वो डीनेचर खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। और सेकंड में क्या किए थे हम, सेकंड अनिलिंग में हम इसका टेम्परेचर जब डाउन किए थे कितना, 58 डिग्री सेल्सियस, तो इस कंडीशन में ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, और ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा था और ये चैन बना रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जब इतना हाई डिग्री टेम्परेचर पर भी इतना 45 मिनट तक क्या कर सकता था, सरवाइव कर सकता है, तो उससे तो हम ये टेम्परेचर कम ही दिए हैं, तो जब कम टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल फंक्शन करेगा और ये पूरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक चैन बनाते रहेगा। तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में ये जो हमारा चैन बना, ठीक है, इलॉन्गेशन का मतलब ये क्या बोला जा रहा है, इलॉन्गेट कर रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक से फिर से ये 2 होगा, मतलब यहाँ पर ये फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, एक स्टैंड से ये 2 स्टैंड बना था। अब ये जो 2 स्टैंड है, सेकंड साइकिल में क्या होगा, ये फिर से ये स्टैंड टूट जाएगा, मतलब फिर से हमारा पहले वाला कंडीशन रहेगा। अब लेकिन इसमें हम क्या, टेम्परेचर इलॉन्गेशन के टाइम हम टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस का दे रहे हैं। ठीक है, 72 डिग्री, फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो अनिलिंग में 58 डिग्री था, फिर हम उससे थोड़ा हाई कर देते हैं टेम्परेचर। फिर क्या होगा, इसमें ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, फिर क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होगा, और यहाँ पर फिर से क्या होगा, प्राइमर ऐड होगा, यहाँ पर फिर से प्राइमर ऐड होगा, और यहाँ पर फिर से प्राइमर ऐड होगा। ठीक है, और फिर से चैन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये चैन बनेगा 5 डैश से 3 डैश। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि न्यू स्टैंड का चैन हमेशा जो इलोंगेट होगा वो 5 डैश से 3 डैश के तरफ ही बनना शुरू होगा। ये हमने देखा, ये स्टैंड को जब ये फिर से क्या हुआ, डबल स्टैंड में बना और ये फिर से वो इलोंगेट हुआ, तो ये हमारा 2 स्टैंड में बन गया। उसी तरह ये भी स्टैंड क्या था, उसी तरह क्या, सेम जिस तरह ये डबल स्टैंड में बट गया था, ये भी क्या होगा, सेम ये भी क्या होगा, सेम उसी तरह डीनेचर होगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसका टूटेगा और ये डबल स्टैंड में सिंगल स्टैंड में बढ़ जाएगा। तब फिर यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा। ठीक है, प्राइमर ऐड होगा और यहाँ पर चेन इसका इलोंगेशन शुरू हो जाएगा। चेन इलोंगेशन हमेरा 5 डैश से 3 डैश की तरफ हो रहा है। ठीक है, सेकंड जब साइकिल हो रहा है
तो हमारा फर्स्ट साइकिल में सिंगल स्टैंड से हमारा डबल स्टैंड बन गया, और सेकंड साइकिल में क्या हो रहा है, वो जो डबल स्टैंड था, ठीक है, उससे एक स्टैंड से भी फिर से दो बन गया, और दूसरा स्टैंड से फिर ये दो स्टैंड बन गया। मतलब सेकंड साइकिल में मेरा टोटल क्या हो गया, 4 न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार हो गया। पहला में क्या था, 2 बना था, 4 बनेगा, फिर तीसरा में क्या होगा, इसी तरीके का होगा, उसमें 8 बनेगा। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा इलोंगेशन है। अब थोड़ा और इसके बारे में, पीसीआर के बारे में थोड़ा जानते हैं। पीसीआर चेंबर मतलब पीसीआर मशीन में, पीसीआर चेंबर और थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर, मतलब पीसीआर जो चेंबर है क्या, ये इस तरीके का है, इसी के अंदर छोटा छोटा साइज का सर्कुलर है, जहाँ पर ये क्या होता है, ये ट्यूब यहाँ पर फिट होता है। ठीक है, और ये मशीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो भी हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, आप यूट्यूब में या इसका गूगल पर आप इसका ओरिजिनल फोटो देख सकते हैं। ठीक है, एक रफ समझाने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये ऑन ऑफ का बटन होगा, यहाँ पर लाइटिंग हो, और ये ट्यूब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फिक्स हो रहा है। ये जो मशीन है इसी को हम पीसीआर चेंबर बोलते हैं, और ये टोटल मशीन को थर्मोसाइक्लर मशीन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब पीसीआर का पीसीआर बोले या थर्मोसाइक्लर मशीन बोले, दोनों सेम ही है, इसलिए हम यहाँ पर थर्मोसाइक्लर चेन रिएक्शन, मतलब सेम जो ये मशीन के अंदर ही क्या हो रहा है, चेन रिएक्शन हो रहा है। और पीसीआर जो हम बोल रहे हैं, और पीसीआर हो रहा है मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके अंदर चेन रिएक्शन जो भी हो रहा है, कौन कौन सा, डिनेचुरेशन, एलिनिंग और इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको हम पीसीआर बोल रहे हैं। और ये मशीन, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो थर्मोसाइक्लर मशीन है, इसीलिए हम इसको दोनों नाम से पुकारते हैं। मतलब पीसीआर जो इजी पड़ जाता है, पीसीआर चेंबर है तो पीसीआर मशीन हो गया, थर्मोसाइक्लर, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, पीसीआर में क्या होता है कि हम जब ये सैंपल लोड कर देते हैं, तो हम सैंपल लोड करने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा डिजायर टाइम के लिए अपना ये छोड़ देते हैं, क्या, रन करें। और आफ्टर आधा घंटा बाद ही हमारा क्या पता चलता है, कितना नंबर ऑफ डीएनए एम्प्लीफाई हुआ। मतलब कितना नंबर ऑफ डीएनए, मतलब बिलियन ऑफ 100, 200, 500, 1000, कितना नंबर एम्प्लीफाई हुआ है। और डीएनए का आधा घंटा के बाद ही हमारा पता चलता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कितना बार, मतलब कितना टाइम हुआ, या कितना नंबर ऑफ डीएनए स्टैंड हमारे पास आ गया है। ठीक है, यदि बाई चांस हमारे इस प्रोसेस में कंटामिनेशन हो जाता है, तो हमको क्या आधा घंटा के बाद ही पता चलेगा कि हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, आजकल न्यू टेक्निक यूज हो रहा है। टेक्निक मतलब इसी में रियल टाइम पीसीआर का यूज हो रहा है। ठीक, आरटी-पीसीआर क्या काम करता है, रियल टाइम पीसीआर। मतलब अब यही जो हम पहले वाले देख रहे थे क्या, कि हम जो भी सैंपल इसमें लोड कर दिए वो आधा घंटा के लिए हम रन कर दिए, उसके बाद हमको पता चलेगा, आधा घंटा के बाद ही पता चलेगा क्या, कि हमारा कितना नंबर, मतलब मेरा कितना नंबर टाइम ऑफ, मतलब कितना नंबर ऑफ डीएनए एम्प्लीफाई हुआ है। ठीक है, लेकिन ये रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम जो पीसीआर है उसमें हमारा क्या होता है, ये जब हम चेंबर में क्या बोलते हैं, सैंपल को रन किए, और यहीं पर हमारा क्या रहता है, डिस्प्ले लगा हुआ रहता है। ठीक है, डिस्प्ले लगा हुआ रहता है जो हमको इंडिकेट करता है क्या, कि फर्स्ट साइकिल
मतलब हमारा जब फर्स्ट साइकिल जो हमारा चला, ठीक है, उसमें हमको कितना डीएनए बन के तैयार हो गया। ठीक है, फर्स्ट साइकिल चला तो 2 डीएनए बना, ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। और सेकंड साइकिल चला, ठीक है, सेकंड साइकिल चला तो 4 डीएनए बन के तैयार हो गए। ये हमको डायरेक्ट बताते रहता है, ये हमको टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमको इतना टाइम के बाद ही जब भी हमको पता चलेगा कि इतना हुआ है, लेकिन हमको ये हर मिनट टाइम मतलब हर साइकिल के टाइम, मतलब कितना साइकिल ये फर्स्ट साइकिल एम्पलीफाई हुआ, फर्स्ट साइकिल में डीएनए एम्पलीफाई हुआ तो कितना स्टैंड हमको बन के तैयार हो गया। फिर तीसरा साइकिल चला तो कितना डीएनए बन गया। ये हमको क्या होता है रियल टाइम में, रियल टाइम में मतलब ये जब भी साइकिल हो रहा है, जितना राउंड अप साइकिल इसका चल रहा है और डीएनए टेम्पलेट इसका बन रहा है, वो हमेशा तुरंत बताते रहता है। इसीलिए आजकल ये लेबोरेटरी में रियल टाइम पीसीआर का यूज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम को भी हमारा बचा रहा है और हमको ये टाइमली पता चल जा रहा है जितना डिजायर नंबर ऑफ हमको चाहिए वो उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब साइकिल के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि हमको इतना स्टैंड चाहिए और इतना और उतना डिजायर नंबर ऑफ स्टैंड मेरा जब मिल जाता है तो क्या करते हैं पीसीआर को उसी समय ऑफ कर देते हैं और हमारा फर्दर एनालिसिस काम करते हैं। फर्दर एनालिसिस क्या काम होगा, ये इलोंगेशन के बाद जब हमारा क्या सब डीएनए स्टैंड हमारा मिल गया, रियल टाइम में हमारा कितना साइकिल चला वो सब टेम्पलेट हमारा पता चल गया कि हम वो हमारा क्या ज़रूरत के हिसाब से डीएनए हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि ये हम भी जानते हैं पीसीआर का मेनली यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा क्राइम स्पॉट पर ये हर समय ऐसा नहीं है कि हमको ज़्यादा ही सैंपल मिले। कभी कभी होता है कि क्राइम स्पॉट पर ब्लड स्टेन या हेयर सैंपल या नेक बहुत रेयर अमाउंट में, कम अमाउंट में मिलता है, तो जिसके लिए हमको क्या करते हैं पहले उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और फर्दर पीसीआर करते हैं ताकि वो डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसका मल्टीपल कॉपी बने और उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंगली अपने फर्दर एनालिसिस के पर्पज से यूज करें। ठीक है, उसके बाद जब हमको डीएनए टेम्पलेट हमारा बहुत सा मिल गया, उसके बाद इसमें क्या करेंगे पीसीआर करने के बाद हम क्या किए, हमारा डीएनए टेम्पलेट हमारा मिल गया, बहुत सारा डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसके बाद सदन ब्लॉटिंग करते हैं। उसके बाद इससे हम अपना रिजल्ट हमको पता चल जाता है और अपना फिर ओपिनियन साइंटिस्ट क्या करते हैं अपना ओपिनियन देते हैं। और ये जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदन ब्लॉटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, ये हमने अपना पिछला वीडियो में आरएफएलपी में ये हमने पूरे डिटेल में स्टडी किया था। और वही प्रोसेस यहाँ पर भी आपको यदि वीडियो देखते तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने में, सदन ब्लॉटिंग समझने में और एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए हम कैसे किए थे वो सब आप आसानी से समझ जाएंगे। वही सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। पीसीआर के बाद हम क्या करेंगे, जेल में अपना क्या करेंगे, जेल में जो वेल रहेगा, ठीक है, उसमें हम अपना ये डीएनए सैंपल रन करेंगे। ठीक है, और बैंड मिलेगा, बैंड को हमको एनालिसिस करने के लिए सदन ब्लॉटिंग करना पड़ेगा। सदन ब्लॉटिंग करने के बाद हम अपना रिजल्ट कंपेयर करेंगे और उसके बाद क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे कौन सा अक्यूज है कौन सा इनोसेंट है। ठीक है,
और उसी के अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट सब अपना ओपिनियन देते हैं ताकि अक्यूज और क्रिमिनल कौन है ये पता चल सके। ठीक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक पीसीआर यहीं खत्म होता है। यदि टॉपिक से ये जो हमने पीसीआर पढ़ा है इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।